तो आज की बुक समरी है इकिगाई। बहुत ही जबरदस्त बुक है, पढ़कर इसको मजा आ गया। लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का जापानी तरीका। इकिगाई हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो। साल 2016 में आई ये किताब आपको उन तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। ये किताब जापानियों की जिंदगी के हर पहलू को गहराई से समझाकर जापानी संस्कृति की पूरी झलक आपके सामने रख देती है, खासतौर पर जापान के इस आइलैंड के जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। आप पूरी इस बुक समरी को सुनिएगा। हो सकता है कि ये थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक चीज जरूर इससे सीखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक समरी को। अगर आप जापानी कल्चर को जानने में रुचि रखते हैं, या अगर आप 100 साल तक जीना चाहते हैं, या फिर अगर आप खुशी की तलाश में हैं, तो ये बुक समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए और ये सुननी चाहिए। लेखक हैं हेक्टर को जापान और स्पेन की दोहरी नागरिकता मिली हुई है। वे जापानी संस्कृति के विशेषज्ञ कहे जाते हैं। उनकी लिखी किताब ए गिग इन जापान बहुत फेमस हुई। फ्रांसिस ने लव इन स्मॉल लेटर्स और वाबी साबी जैसी वे बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी है। ये किताब इस बुक समरी में हम सिर्फ 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का जापानी तरीका, इकिगाई। हर कल्चर में सीखने लायक अच्छी बातें कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा ना अगर हमारे हाथ में एक ही बार में ही लंबा जीवन, जिंदगी का मकसद और मन की खुशी पाने की चाबी लग जाए। आखिर ये सब हमारी बुनियादी जरूरतें ही तो हैं। इस चाबी का नाम है इकिगाई। ये आपको ऊपर बताए गए तीनों खजानों तक पहुंचाती है। हर किसी की इकिगाई अलग होती है, जिसे आप इस किताब की मदद से ढूंढ सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि फ्लो क्या है, इसका क्या महत्व है, कराओके किस तरह आपको युवा बनाए रखता है, दोस्ती इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। हम में से कौन है जो स्वस्थ और मीनिंगफुल जिंदगी जीना नहीं चाहता? अगर इसका कोई राज है तो ओकिनावा आइलैंड पर इसका खुलासा भी हो जाता है। यह दक्षिणी जापान का एक द्वीप है। यहाँ 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसका रहस्य है इकिगाई। जापानी भाषा के हिसाब से इसका मतलब निकलता है जीने की वजह या काम करने की प्रेरणा, जिसे आप अपने पैशन, स्किल्स, प्रोफेशन, सामाजिक जिम्मेदारी का निचोड़ भी कह सकते हैं। ज्यादातर जापानियों का मानना है कि हर किसी के पास उसकी एक इकिगाई यानी डेस्टिनी होती है और उनका जन्म इसे पाने के लिए ही होता है। कुछ लोग अपनी इकिगाई जल्दी ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ को इसमें समय लगता है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको अपनी इकिगाई जरूर मिलेगी। इसलिए ओकिनावा के लोग अपने हर काम को बहुत मेहनत और ध्यान से करते हैं। लेखक को ओकिनावा की किसी पेंट ब्रश फैक्ट्री में एक महिला मिली। उसने सारी जिंदगी ब्रश में एक एक बाल को परफेक्शन के साथ जोड़ना सीखते हुए लगा दी और अब वो बड़ी सफाई और एक्सपर्टीज के साथ काम करती है। इकिगाई लंबे जीवन का रास्ता बनाती है। यानी अगर आपने अपनी जॉब को अपना इकिगाई बनाया है तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। और अगर किसी तरह की हॉबी आपकी इकिगाई है जिसमें आपको खुशी मिलती है तो उसे कभी छोड़िए मत। ओकिनावा के लोग इस नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं और इस वजह से उम्र के आखिरी सालों तक एक्टिव रहते हैं। अगर उनको जबरन रिटायर भी कर दिया जाता है तो व्यस्त होने के साथ साथ व्यस्त रहने के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि गार्डनिंग, कोई सामाजिक कार्य, सोशल एक्टिविटीज के इरादे की वजह से उनको फायदा भी मिलता है। वहां वो 100 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर की हुई स्टडी से यह बताती है कि इन लोगों में दिल की बीमारियां या डिमेंशिया की दर बहुत कम होती है। आगे आप जानेंगे कि किस तरह एक्टिव माइंड आपको लंबी जिंदगी देता है। आपका मस्तिष्क जितना एक्टिव रहता है, आप जितना कम तनाव लेते हैं, उतनी लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि अच्छी जिंदगी के लिए मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में तो फिर भी कुछ कर लेते हैं, पर दिमाग की सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करते हैं। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने पर तबीयत बिगड़ती है, मेंटल एक्टिविटी में कमी भी तरह तरह की परेशानियों को जन्म देती है, खास तौर पर न्यूरल प्रॉब्लम्स को। इसलिए दिमागी कसरत भी उतनी ही जरूरी होती है। न्यूरो साइंटिस्ट का तो यहां तक मानना है कि बढ़ती उम्र के लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि वे कुछ नया सीखना या करने की कोशिश ही नहीं करते। उनको अपने पुराने रूटीन या लाइफस्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि उसे बदलने को लेकर वो बिल्कुल इजी नहीं रहते। शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, पर दिमाग का वर्कआउट कैसे किया जाए? असल में ये बहुत आसान
चेस या कार्ड जैसे कुछ माइंड गेम खेलकर कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं, सर्कल बढ़ाते हैं, तो इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता। लंबे जीवन का दूसरा रहस्य है तनाव से दूर रहना। बहुत सी स्टडीज इस बात को साबित करते हैं कि तनाव प्रीमैच्योर एजिंग को जन्म देता है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों की सेल्स को डैमेज करता है। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में इस बात पर एक स्टडी की गई। एक डॉक्टर से बहुत कठिन जॉब इंटरव्यू लिया गया और उसे गणित के मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए गए। इसके बाद उसके खून की जांच की गई। उसमें पाया गया कि इंटरव्यू के तनाव की वजह से खून में उसी तरह से एंटीबॉडीज रिलीज हुई जैसी किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में होती है। अगर सच में ऐसा इन्फेक्शन होता है तो इन एंटीबॉडीज का टारगेट उस पर होता है, लेकिन यहां तो एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करके एजिंग को सामान्य से तेज कर देंगी। ये जितना हो सके तनाव से दूर रहे। इसके लिए बहुत आसान तरीके, आप माइंडफुल रहने की आदत डालिए, योग और कसरत कीजिए। इस सब से आप रिलैक्स होते हैं और अपने शरीर और दिमाग पर ज्यादा अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। ये सारे तनाव से बचने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे लोग क्या करें जिनको तनाव ने पहले ही पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। अगले हिस्से में इस पर बात की गई है। मोरिटा थेरेपी तनाव से उभरने में बहुत मदद करती है। जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से चिंता, तनाव, हारा हुआ महसूस करने जैसे हालात बढ़ते ही जा रहे हैं। जापान भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि पूरी दुनिया इससे ग्रसित है, लेकिन वहां के लोगों के पास इसका एक उपाय भी है। इससे आप भी फायदा ले सकते हैं। इसकी खोज बुद्धिज्म को मानने वाले एक साइकोथेरेपिस्ट शोमा मोरिटा ने की थी। इसे क्रॉनिक एंजाइटी, तरह तरह के ऑब्सेशन और कंपल्सन के इलाज के लिए ढूंढा गया था, लेकिन ये तनाव से राहत देने में भी बहुत मदद करती है। बहुत सी थेरेपीज में जहां पॉजिटिव सोच पर जोर दिया जाता है, मोरिटा थेरेपी उल्टे ढंग से काम करती है। इस थेरेपी में लोगों को उनकी भावनाओं पर फोकस करके एज इट इज स्वीकार करना सिखाया जाता है। यदि आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, उसे बदलने की कोशिश किए बिना स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद अगला कदम होता है नई और अच्छी भावनाओं को जन्म देने का, जो कि धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक भावनाओं की जगह ले लेती है। इस थेरेपी के 4 चरण होते हैं। शुरुआत होती है पूरी तरह से रिलैक्स होने से। लगभग 1 हफ्ते तक मरीज को बिस्तर पर आराम से लेटे रहने का आदेश दिया जाता है। उसे ध्यान भटकाने वाली हर चीज से दूर रखा जाता है, जैसे मीडिया, मिलने जुलने वाले लोग। उसे ज्यादा बात भी नहीं करने दी जाती। एक साइकोथेरेपिस्ट उसे समय समय पर मिलने आता है और उसकी कंडीशन देखते रहते हैं, और यह व्यक्ति बस अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देता रहता है। अगले चरण में कुछ एक्टिविटीज शामिल की जाती है, जैसे उसे डायरी लिखने को कहा जाता है, वॉक करने को कहा जाता है और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। तीसरे चरण में उसकी एक्टिविटीज को और बढ़ाया जाता है। अब लकड़ी काटना, पेंटिंग करना या कुछ अलग तरह के प्रोडक्टिव काम उसको दे दिए जाते हैं। इस तरह के नए अनुभवों से उसके मन में नए विचार आते हैं, जीवन में नई आदतें जुड़ती है, नई यादें जुड़ती हैं, उसका माइंड एंगेज रहता है, उसमें खुशी, आनंद और धैर्य का समावेश होने लगता है। और इसके बाद चौथे चरण की शुरुआत होती है। अब तरोताजा होकर अपनी पुरानी दुनिया में एक नई सोच, नए अनुभव और नए उद्देश्य के साथ वापसी करता है। भरपूर आराम और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपकी सेहत पर बहुत सकारात्मक असर डालता है, लेकिन आपको जीने के लिए एक उद्देश्य तो चाहिए ही। इसके लिए अब हम इकिगाई की तरफ वापस चलते हैं। यंग रहने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा गिफ्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपको लगता है ये काम आप सारी जिंदगी भर कर सकते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग, टीचिंग, एक्टिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। इस तरह की एक्टिविटी आपको एक नए लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती है। इस एहसास को साइकोलॉजिस्ट ने फ्लो का नाम दिया है। ये ऐसी अवस्था है जहां आप किसी भी काम में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी कोई बात नहीं, चिंता, परेशानी का आप पर कोई असर ही नहीं होता। यहां तक कि आपको समय का एहसास भी नहीं रहता। आपने कभी किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौने के साथ देखा है, या किसी पेंटर को पेंटिंग करते हुए? इनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है रहता कि आसपास क्या चल रहा है, कितना समय हो गया है। ये अपने काम में बिल्कुल मस्त रहते हैं और डूब जाते हैं। बजाय विलासिता का जीवन जीने के, जितना संभव हो सके इन खुशियों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। अगर आप बोरियत दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो उसकी जगह ऐसी कोई हॉबी बना लीजिए जो आपको और समाज का भला कर सके। फ्लो वाली अवस्था आपको बहुत से कामों में मिल जाती है। लोगों के पास
अपने अपने तरीके होते हैं। लोग चेस खेलकर, म्यूजिक में, डांस में, यहाँ तक कि किताबों में भी अपने लिए फ्लो ढूंढ लेते हैं। इससे मन को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आप देर तक एक ही चीज में खोए रहते हैं और उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग को घेर नहीं पाते। आपका इकिगाई यानी आपके जीवन का उद्देश्य ही आपको फ्लो की स्टेट में बना देगा। और अगर इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है तो कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लीजिए जो इस कमी को पूरा कर सके। आपके काम में थोड़ी मुश्किल या चैलेंज होना जरूरी है। अगर आपका काम आसान होगा तो आप जल्दी बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत मुश्किल काम लेंगे तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाकर उसे छोड़ देंगे। इसलिए अपना कैलिबर पहचान कर शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो कोई ऐसी भाषा चुनिए जो थोड़ी आसान हो, थोड़ी टफ हो और आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसे अपग्रेड कीजिए। इस तरह आप भी फ्लो की स्टेट में पहुंच सकते हैं। ओकिनावा के लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत सी अच्छी एडवाइस है। आपने कुछ अच्छी बातें पढ़ ली है, लेकिन इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है। लंबा जीवन बहुत सारे लोग जी रहे हैं दुनिया में, पर आप अपना जीवन इनसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? ओकिनावा के लोग जो 100 साल पूरे कर चुके हैं वे आपको कुछ और टिप्स देते हैं। पहली सलाह यह है कि आप बेफिक्र होकर जीवन जीना शुरू कीजिए। हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप लोगों को न जानते हो, उनसे मुस्कुराकर और दिल खोलकर मिलिए। उधर है आप बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं और आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं तो भी उनसे मिलजुल बना रहता है और आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। इस तरह आपका दिल हमेशा युवा बना रहता है। वे ये भी समझाते हैं कि जिन चीजों को आप बदल ही नहीं सकते उनकी चिंता करके होगा भी क्या, बल्कि आपका तनाव ही बढ़ता रहेगा। मान लीजिए आप अपने कैरियर से खुश नहीं है, इसकी चिंता में घुले रहने पर आप अपनी परफॉर्मेंस खराब ही करेंगे। इससे बेहतर यह होगा कि आप कोई नई स्किल सीखकर अपने कैरियर को एक नई दिशा दें। नावन अच्छी आदतें डालने की सलाह भी देते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके फायदे इतने हैं जिसे गिनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाए तो सोचिए इतनी देर में कितना काम निपटा सकते हैं। आप सुकून से अपनी चाय का मजा ले सकते हैं, गार्डन और घर को संवार सकते हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं। ओकिनावा के लोग ये भी जानते हैं कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की एक वजह यह है कि वो अपना हर काम खुद करते हैं। सब्जियां उगाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं। दोस्ती और अपनेपन के रिश्ते को ये लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इस वजह से अपने पड़ोसियों से घुल मिलकर रहते हैं और रोज उनके साथ समय बिताते हैं। ओकिनावन भोजन में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन पोर्शन छोटे होते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा होती है और ओकिनावा के लोग बाकी जापानियों से भी लंबा जीवन जीते हैं। इस बात ने जापानी खानपान को दुनिया भर में एक पहचान दिलाई। मोकोटो सुजुकी ने 70 के दशक में ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत सी स्टडीज की। इसमें सबसे पहली बात यह है कि उनके भोजन में बहुत वैरायटी होती है। यह कम से कम 206 तरह के भोजन होते हैं, जिसमें बहुत से हर्ब्स और मसाले शामिल हैं। ओकिनावा के लोग फल और सब्जियों की 5 सर्विंग रोज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी प्लेट में इंद्रधनुष के हर रंग की तरह एक चीज जरूर हो। इस तरह खाने को वैरायटी मिल जाती है। उनका बाकी भोजन काफी सादा रहता है। इसमें चावल, नूडल्स जैसी बेसिक चीजें होती हैं। वे नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। यहां तक कि जापान के बाकी लोगों की तुलना में उनकी चीनी की खपत 60% और नमक की खपत 50% तक कम होती है। जापानी भोजन को दुनिया के सबसे हेल्दी भोजन में से एक माना जाता है। वैरायटी की तरह पोर्शन का भी ध्यान रखा जाता है। उनका मानना है कि आप उतना ही खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए, यानी आपको थोड़ी भूख बाकी रहे। जापान में इसे हारा हाची बू कहा जाता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मीठा न खाएं या पोर्शन छोटा रखें। ओकिनावन छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसते हैं। इससे लगता है कि आपके सामने बहुत सारा खाना है। असल में खाने की मात्रा कम होती है। इसमें चावल, सब्जियां, सूप, बीन्स के स्नैक्स होते हैं। जिस बात को मॉडर्न साइंस ने इतने रिसर्च और स्टडीज के बाद समझा, उसे ओकिनावा के लोग बहुत पहले ही समझ चुके थे। आज हम जब कैलोरी इंटेक शब्द से परिचित है और ज्यादा कैलोरी लेने के नुकसान भी जानते हैं, जबकि ओकिनावा के लोग लंबे समय से इसका ध्यान रख रहे हैं। कैलोरी इंटेक कम करने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नाम की प्रोटीन का लेवल कम रहता है। इसकी अधिकता से एजिंग तेज हो जाती है, यानी इसे कम रखकर आप सीधे सीधे अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। शरीर को रिजेनरेट करने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट होने बहुत जरूरी है। सुपर फूड के कॉन्सेप्ट ने भोजन के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। जापानी भोजन में भी ऐसे
काफी आइटम होते हैं। जब सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रीन टी। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। स्टडीज से ये सामने आया है कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ग्रीन टी के पत्तों को हवा में सुखाया जाता है, इसे फर्मेंट भी नहीं किया जाता। इस वजह से इसके पोषक तत्व और ऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते। ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल, इस वजह से इसके पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते। ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती है, ब्लड शुगर लेवल और खून का बहाव सही रखती है और इन्फेक्शन से भी बचाती है। ओकिनावा के लोग इसमें जैस्मिन मिलाकर इसके फायदे और बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से हार्ट और इम्यून सिस्टम मजबूत बनते हैं। लेकिन ग्रीन टी सबको अच्छी नहीं लगती। आप इसकी जगह व्हाइट टी ले सकते हैं, ये ग्रीन टी से भी ज्यादा फायदेमंद होती है। ये तो बहुत बेवरेज की बात है। खाने में शिकुवासा नाम का सिट्रस फ्रूट वो बहुत पसंद किया जाता है। इसका जूस इतना खट्टा होता है कि इसे आप बिना पानी मिलाए पी नहीं सकते। इसमें नोबिलेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये नींबू और संतरे जैसे फलों में भी पाया जाता है। पर शिकुवासा में नोबिलेटिन की मात्रा संतरे में 40% से ज्यादा होती है। ओकिनावा में इसे बहुत से व्यंजनों में डाला जाता है, ब्रेक करके भी खाया जाता है। आप भी एकदम से इसे खाने की आदत नहीं डाल पाएंगे। इसकी वजह आप ब्रोकली, सामन, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट जैसी दूसरी हाई ऑक्सीडेंट वाली चीजें खा सकते हैं। शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, फिर भले ही वो हल्की फुल्की वॉक ही क्यों ना हो। आप ऐसे किसी बुजुर्ग से जरूर मिले होंगे जिनकी एनर्जी लेवल और जिंदा दिली पर उम्र का कोई असर ही नहीं पड़ता। इसकी एक वजह यह भी है कि वो अपने जीवन में शारीरिक रूप से एक्टिव हो सके। असल में शरीर का गतिमान रहना जरूरी है और इसके लिए वो हैवी एक्सरसाइज करने जैसा कोई नियम नहीं है। कम से कम ओकिनावा के लोगों को देखकर तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि ये लोग अपने आस पड़ोस में घूम लेते हैं, अपने गार्डन की देखभाल कर लेते हैं और तो और करोका बार के भी मजे लेते हैं। यानी बजाय किसी हैवी एक्टिविटीज के ये नियमित रूप से किसी न किसी हल्की एक्टिविटीज में खुद को लगाए रहते हैं। अगर फिर भी आपको इसके फायदे पर यकीन नहीं है तो मॉडर्न साइंस के नजरिए से समझ लीजिए। साल 2014 में मेडिकल रिसर्चर ब्रिगिड ने एक रिसर्च की। इसमें पाया गया कि अगर आप दिन भर बस बैठे ही रहते हो तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुर्सी पर बस आधे घंटे तक बैठे रहने के बाद ही मेटाबॉलिज्म धीमे होने लगता है, फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। लेकिन अगर आप हर आधे घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट भी चल लेते हैं तो ये सब ठीक होने लगता है। इसके बाद भी ऑफिस में बैठकर काम करने वाले ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ओकिनावा के लोगों के जीवन में रेडियो टाइसो भी शामिल है। ये और कुछ नहीं, सामान्य वार्म अप ही है। इसे सुबह कुछ देर या दिन भर किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये लोग ज्यादातर स्कूल, ऑफिस या घर के आसपास किसी जगह पर इकट्ठा होकर ग्रुप्स में इसे करते हैं। पहले इसे रेडियो पर भी प्रसारित किया जाता था, इस वजह से इसके नाम में रेडियो जुड़ गया। अब ज्यादातर लोग टीवी से या ऑनलाइन कनेक्ट होकर इसमें शामिल होते हैं। इसमें बहुत आसान सी एक्सरसाइज होती है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग, जोड़ों के मूवमेंट इत्यादि। यानी आप चाहे हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करें पर इसे नियमित रूप से करना है। इन लोगों का यही कॉन्सेप्ट है। कंक्लूजन, आपका खानपान और जीवन शैली आपके स्वास्थ्य में उम्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपको जीवन का ऐसा उद्देश्य मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। इम्परफेक्शन को स्वीकार करें। जापानी कल्चर में यह माना जाता है कि इम्परफेक्ट चीजें बहुत सुंदर होती है, जैसे टूटा हुआ कप। इस कॉन्सेप्ट को वाबी साबी कहते हैं। इसकी मदद से आप जिंदगी को और खुशी के साथ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय और चैन बर्बाद मत कीजिए। आप जिंदगी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लें। इस सोच की वजह से आप ज्यादा एनर्जेटिक होकर आप कम तनाव के साथ लंबा जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की इकिगाई बुक समरी कैसी लगी? क्या आपको लंबी और स्वस्थ जीवन जीने का सीक्रेट पता चला? आपको आज क्या नया सीखने को मिला? आज आपको, मैं समझता हूं कि आपको अपना इकिगाई मिल गया है, जैसे मुझे भी अपना इकिगाई मिल गया जब इस छोटे से कॉन्सेप्ट को मैंने समझा। आपने बहुत ध्यान से सुना है इस ऑडियो बुक समरी को। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए और आपको ये बुक समरी कैसी लगी है तो बताइएगा जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।